एक सवाल मेरा स्मृति जी आपसे है। मीनाक्षी बोल रही हूँ। ये जो महिलाओं का भरोसा भारतीय जनता पार्टी पर कायम हुआ, उसके पीछे कारण आप क्या समझ पा रही हैं? मीनाक्षी जी, अगर आप प्रधानमंत्री मोदी का मुख्यमंत्री के नाते गुजरात का कार्यकाल देखें तो सतत उनके नेतृत्व और कार्यशैली की क्षमता को देखते हुए महिला वोटर का रुझान प्रधानमंत्री मोदी के लीडरशिप के प्रति सतत रहा है। और ये ग्राफ अगर आप उनके चीफ मिनिस्टीरियल जर्नी से लेकर प्रधानमंत्री की अभी तक की यात्रा को देखें तो आपको सतत महिला की सहभागिता राजनीतिक दृष्टिकोण से आपको फलती दिखेगी और उसको और संबल मिलते हुए आप देख पाएंगे। तो किसी को भी अचंभित नहीं होना चाहिए कि जहां प्रधानमंत्री मोदी प्रत्यक्ष रूप से सुशासन के गारंटर बन जाते हैं तो वहां निश्चित रूप से महिलाओं का रुझान ज्यादा होता है, महिलाओं का पॉलिटिकल योगदान ज्यादा होता है। जी स्मृति जी, पिनाज आपसे एक सवाल ये पूछना चाहती हूँ। आप लगातार उस पूरे कैंपेन के दौरान मैंने देखा बांग्ली भाषा में आप जिस तरह से धारा प्रवाह आक्रामक अंदाज में टीएमसी को ललकार रही थी, एक पब्लिक कनेक्ट आपका पूरा वहां स्टैब्लिश हो रहा था। आपने भी क्या उस वक्त सेंस किया था एडवांटेज बीजेपी है, सब लोग कह रहे थे, एग्जिट पोल भी इशारा कर रहे थे, लेकिन ये 194 का फिगर, ये आपको सेंस हुआ था कि हाँ जीत इतनी बड़ी भी हो सकती है? मैं आपका ध्यान आकृष्ट करूंगी गृह मंत्री के अपने उद्बोधन पे, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस पे, जिसमें उन्होंने भाजपा का जो विश्वास है न सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व के प्रति बल्कि भाजपा के प्रति जनता जो विश्वास दिखा रही है उसका उल्लेख गृह मंत्री जी ने स्वयं किया। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने पूरे कैंपेन में जोशो खरोश से न सिर्फ जिस प्रकार से जनता को संबोधित किया, मात्र झालमुड़ी खाने के लिए प्रधानमंत्री ग्लोबल हेडलाइन हो गए। जनता जिस प्रकार, और झारग्राम का अभी मैं जो रुझान देख रही हूँ, जो आंकड़े देख रही हूँ, इसका मतलब एक साधारण सा झालमुड़ी खाना ही जनता को इतना भाया कि ममता प्रधानमंत्री के निजी खान पान को एक पॉलिटिकल इशू बना रही थी, जबकि प्रधानमंत्री बार बार जनता का ध्यान बटोर रहे थे ताकि निश्चित रूप से हम लोग सुशासन कैसे जनता को प्राप्त करवा सके, उसके ऊपर प्रधानमंत्री का पूरा कैंपेन, उनका पूरा ध्यान था। तो मुझे ऐसा लगता है कि पश्चिम बंगाल का ये चुनाव अपने आप में 3-4 विषयों में कहीं ना कहीं चर्चा में होना चाहिए। एक, प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संवाद में बार बार कहा 10,50,000 करोड़ से ज्यादा की राशि भारतीय ट्रेजरी से पश्चिम बंगाल के डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए उपलब्ध कराएगी। बार बार जब हम ये सवाल कर रहे थे तब ममता बंदोपाध्याय का एक ही ध्यान केंद्रित करने का वाक्य होता था, देखो झालमुड़ी खच्चे माछ खच्चे पड़ते ना। तो ये सारे मुद्दों पर ध्यान ना टिकाकर विकास के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित रखकर मुझे लगता है पश्चिम बंगाल की जनता ने जो ऐतिहासिक मैंडेट हमें दिया वो सराहनीय है, अभिनंदनीय है। स्मृति जी, पिछले इलेक्शन में भी 3 से 77 की यात्रा जो आपकी पार्टी ने तय की वो भी बहुत जबरदस्त थी, शानदार थी। अब चूंकि दूसरे पक्ष को 215 मिले तो वो उसके बीच में कहीं छुप गया, लेकिन उस वक्त भी ये लगा कि एक वर्ग है जो बदलाव चाहता है और वो आपके साथ था। अगर आप बता सकें कि इस बार आपकी पार्टी का कैंपेन या अप्रोच इस इलेक्शन में 2021 से किन मायनों में अलग थी? मुझे लगता है सौरभ जी, कुछ ऐसे विशिष्ट विषय हैं जिसको तो कवर स्वयं आपके चैनल ने किया है। एक, जिस प्रकार से घुसपैठियों का समर्थन ममता बंदोपाध्याय कर रही थी और नहीं चाह रही थी कि चुनाव की हमारी जो वोटर लिस्ट है वो किसी प्रकार से स्वच्छ हो पाए, वो भी जनता के मध्य में एक चर्चा का मुद्दा बना। दूसरा, जिस प्रकार से तृणमूल की कुनीतियां जनता के सम्मुख और उभर कर सामने आई, पत्रकारों ने स्वयं देश भर में इस दृश्य को प्रसारित किया कि इस प्रकार से तृणमूल के नेताओं के घर से कैश बरामद हो रहा है। ममता बंदोपाध्याय का खुद आईपैक के ऑफिस में जाकर तांडव करना और ये तमाशा करना एक प्राइवेट कंपनी को बचाने के लिए, जिनके ऊपर आरोप था कि वो सरकारी खजाने को लूट रहे हैं, अथवा जो भी इन्वेस्टिगेशन उस संदर्भ में अभी चल रही है, ये सब जनता के मध्य में टॉकिंग पॉइंट बन गया। साथ ही उनका बार बार इस बात को कहना कि वो राम भक्तों के खिलाफ है, उनका बार बार ये कहना कि महिला का बलात्कार होता है तो दोष उस महिला का है जो घर से बाहर निकली। ये मैं इस कैंपेन के दौरान, जैसे उलुबेरिया नाम का एक क्षेत्र है, वहां पर कोई नहीं मानता कि हमें बढ़ चढ़ कर समर्थन मिलेगा, लेकिन जनता घरों से बाहर आकर ग्रामीण अंचल में बोल रही थी कि हमने देखा आरजी कार की जो रेप विक्टिम है उसके माता पिता के साथ क्या सलूक हो रहा है, हमने देखा कि एक लड़की जिसका बलात्कार होता है जिसे मौत के घाट उतारा जाता है, तृणमूल के गुंडे कैसे डेड बॉडी लेके शमशान घाट जा रहे हैं, और गरीब माँ बाप को, दर्जी परिवार गरीब माँ बाप को कैसे भाग भाग कर बेटी का अंतिम संस्कार कर सके।
उसमें जद्दोजहद करनी पड़ रही है। रत्ना देवनाथ जब बीजेपी की प्रार्थी बनी, कैंडिडेट बनी, कैसे उसका तिरस्कार मुंह पे थूका है तृणमूल के गुंडों ने। तो ये सारे विषय पश्चिम बंगाल की जनता के मध्य में आक्रोश भरने वाले विषय थे। एक्चुअली मैम, इस इलेक्शन के बीच में बंगाल के बाहर लोगों को ये बात रियलाइज हुई कि ये बंगाल स्टेट का चुनाव किसी और राज्य से बिल्कुल अलग है, क्योंकि हमें ऐसे लोग मिलते थे, एक्सपर्ट्स भी कहने वाले, जर्नलिस्ट भी कहते थे कि भाई ये फियर फैक्टर ओवर हाइप किया जा रहा है, बीजेपी इसको बढ़ा चढ़ाकर बता रही है। ये जो भी आपको विशेषज्ञ मिले सौरभ जी, उनसे पूछिए ये तब खामोश क्यों थे जब जजेस को हॉस्टेज बनाया गया। ये तब खामोश क्यों थे जब रत्ना देवनाथ के मुंह पर तृणमूल के गुंडों ने थूका। ये तब खामोश क्यों थे जब फाल्टा में तृणमूल के गुंडे जाकर वोटर को धमका रहे थे कि अगर तृणमूल के लिए वोट नहीं किया तो आपके घर की औरतों का बलात्कार कर देंगे। ये तब खामोश क्यों थे जब पिछले विधानसभा के चुनाव के बाद निश्चित रूप से आपके चैनल ने भी इस बात को प्रसारित किया, कैसे बीजेपी के कार्यकर्ताओं से कहा जा रहा था कि तुम्हें अगर घर लौटना है, रात को अपनी घर की औरतें तृणमूल के गुंडों के घर भेजो। फेसबुक पे कितने लोगों ने देखा, भारतीय जनता पार्टी का एक समर्थक, एक कार्यकर्ता, नौजवान, वो अपना बेचारा अपने घर में बैठा हुआ है, रो रहा है, लाइव ट्रांसमिट कर रहा है कि मुझे मारने के लिए तृणमूल के गुंडे खड़े हैं बाहर। ये सारे लोग जो फिराक में रहते हैं टिप्पणी करने के लिए भारतीय जनता पार्टी पे, ये कहां थे जब मौत के घाट लोगों को उतारा जा रहा था पश्चिम बंगाल में।